हेलो दोस्तों, मैं कवल आप सबका स्वागत करता हूं इन अवर न्यू इनिशिएटिव विच इज हिस्ट्री एनसीईआरटी सूत्रा सीरीज. So this lecture series is designed along with the emails that you will be receiving throughout this journey. तो डे 1 से लेके डे 12 तक आपको 12 हिस्ट्री के एनसीईआरटी के चैप्टर्स दिए जाएंगे पढ़ने के लिए, समझने के लिए, और ताकि आपकी सहायता हो सके कि ये चैप्टर क्या है, इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं. तो साथ में वीडियो लेक्चर्स को अटैच किया गया है जहां पर मैं आपको डे 1 से लेके डे 12 तक उस चैप्टर के बारे में गाइड करूंगा कि किस तरह से हम पढ़ सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले इस पूरी सीरीज के थ्रू और आप अपनी यूपीएससी की जर्नी को और एनहांस कर सके. नाउ देयर इज अ डिस्क्लेमर कि जब हम इस चैप्टर्स की समरी के बारे में बात कर रहे हैं सो इट इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव. हम हर चीज के बारे में नहीं डिटेल में डिस्कस करते जैसे हम पूरे फाउंडेशन कोर्स के अंदर बात कर रहे हैं. तो उसके साथ कंफ्यूज मत करना. दिस इज अ काइंड ऑफ गाइडेंस, आ रोड मैप कि अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और आपका जो पर्सपेक्टिव है किस तरह का होना चाहिए ताकि आपको पेपर के अंदर आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व हो. सो द ईमेल दैट यू मे हैव रिसीव्ड, तो उसे में अगर हम डे 1 की बात करें तो उसके साथ जो आपका हिस्ट्री का एनसीईआरटी का चैप्टर दिया हुआ है दैट करस्पॉन्ड्स टू हड़प्पन सिविलाइजेशन. नाउ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट अर्बनाइजेशन ऑफ आवर कंट्री एंड इट डेट्स बैक टू द पीरियड विच करस्पॉन्ड्स टू द वैदिक एज. यहाँ पर अगर हम ओवरऑल रफ समरी समझने की कोशिश करें, अब अगर आप चैप्टर को भूल जाएं और रफली समझने की कोशिश करें हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को, तो सबसे पहले आप इसको देखिए. हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत होती है स्टोन एज के साथ, जब पत्थर ही हमारे सबसे जरूरतमंद औजार थे. स्टोन टूल्स वर द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ दैट वर्ल्ड दैट वी कुड यूज, और इंसानों ने सबसे पहले पत्थरों को ही यूज करना सीखा था. तो इसके अंदर हम वेरियस स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं. पैलियोलिथिक एज, देन वी हैव मेसोलिथिक एज, देन वी हैव नियोलिथिक एज, और एंड देन वी हैव चाल्कोलिथिक एज. यहां पर पैलियो का मतलब क्या है? ओल्ड स्टोन एज. पैलियो का मतलब ओल्ड है, मीजो का मतलब है मिडल स्टोन एज, नियो का मतलब है न्यू स्टोन एज, एंड चाल्को का मतलब है कॉपर स्टोन एज, कि जब इंसानों के द्वारा जो पहला मेटल था विच वाज कॉपर, जब उसको इन्वेंट या डिस्कवर कर लिया गया था एंड द ह्यूमंस न्यू हाउ टू यूज दिस कॉपर टूल्स अलोंग विद द स्टोन टूल्स. तो उस पूरे टाइम पीरियड को हमने चाल्कोलिथिक एज कहा है, जब कॉपर पहली चीज एज अ मेटल हमारे द्वारा डिस्कवर की गई. ये पूरा स्टोन एज है. स्टोन एज के बाद चाल्कोलिथिक एज में से निकलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन. अब अगर हम इस हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें जो आप इस चैप्टर के अंदर थ्रू आउट करस्पॉन्डिंग लेवल के ऊपर पढ़ेंगे, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम बहुत लंबे टाइम तक नहीं जानते थे दैट वी हैड सच अ वास्ट सिविलाइजेशन जो पूरी दुनिया के लेवल के ऊपर वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन थी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप आज के टाइम में देखते हैं कि एज कंपेयर टू इंडिया, चाइना, अमेरिका, रशिया, ये जो देश हैं या फिर स्कैंडिनेवियन नेशंस की अगर हम बात करें, नॉर्वे, स्वीडन, ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं एज कंपेयर टू इंडिया. अदर अफ्रीकन नेशंस की भी आप बात कर सकते हो. उसी तरह से जब हम इस हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, ये सबसे पहले टाइम पीरियड कौन सा है? दिस रफली करस्पॉन्ड्स टू अराउंड 3000 बीसीई, मतलब कि 0 से 3000 साल पहले. अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये जो डेटिंग सिस्टम है कि एडी किसको कहा जाता है, बीसीई किसको कहा जाता है, ये बेसिक टर्म्स आपको समझ आएंगी. और हम जीरो किसको मानते हैं कि जीरो यहां से 1 2 3, जैसे आज हम 2024 साल में है, दैट आफ्टर जीरो 2024 इयर्स हैव पास्ड. तो इसका मतलब क्या है? ये हमने जीरो कहां से डिफाइन किया? सो दिस जीरो और द स्टार्टिंग ऑफ द टाइम करस्पॉन्ड्स टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. ठीक है, क्योंकि हमारा जो पूरा सिस्टम है वो यूरोपियन सिस्टम है, क्रिश्चियनिटी का सिस्टम है, तो वहां से हमने जीरो को माना. जीरो के बाद जो भी टाइम पीरियड है इसको हम एडी कहते हैं, आफ्टर डोमिनी या फिर सीई, कंटेम्पररी एरा, कि जिस जमाने में हम रहते हैं, कंटेम्पररी. उसी हिसाब से अगर हम जीरो के पहले की बात करें तो उसको कहा जाता है बीसी, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले जिस तरह की दुनिया थी. और इसको काफी जगह के ऊपर बीसीई भी कहा जाता है. बीसीई का मतलब होता है बिफोर कंटेम्पररी एरा, कि जिस जमाने में हम हैं उसके पहले की अगर हम बात करें, तो अगर आपको काफी किसी जगह के ऊपर भी बीसी या फिर बीसी लिखा हुआ मिले, दे आर वन एंड द सेम थिंग. अगर आपको एडी या फिर सी लिखा हुआ मिले, दे आर ऑल्सो वन एंड द सेम थिंग. द ओनली थिंग इज दैट जीरो के बाद वाले को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं एंड जीरो के टाइम पीरियड के पहले को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं. अगर हम यहाँ पर स्टोन एज की बात करें, सो दिस करस्पॉन्ड्स टू जीरो के पहले, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की हम बात कर रहे हैं, कि जीरो से 10 लाख साल पहले, 1 लाख साल पहले, उस तरह से
तो जब हम चालकोलिथिक एज तक पहुंचते हैं तो ये हम किस टाइम पीरियड तक पहुंच चुके हैं, 3000 बीसी तक, मतलब 0 से 3000 साल पहले अगर हम बात करें, मतलब कि आज से 5000 साल पहले वी हैड अ सिविलाइजेशन विच वाज नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब अगर बात करें कि इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों पड़ा, सबसे पहले हड़प्पा इसका एक शहर है, आज के टाइम में पाकिस्तान के अंदर है। वहां पर सबसे पहली बार डिस्कवरी हुई थी कि ऐसी कोई सिविलाइजेशन भी हमारे पास है। और उसकी कहानी क्या है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा, सिंस वी वर कॉलोनाइज, हमारा जो पूरा देश है वो अंग्रेजों का गुलाम बन चुका था। So way back in the years of 1850s, when Britishers were laying out the first of the railway lines in India, अगर आपको पता हो that the first railway line was laid out between Mumbai and Thane in the year of 1853, ये हमारी बेसिक स्कूल की नॉलेज है। तो जब वो रेल की पटरियों को बिछा रहे थे इन द एरियाज ऑफ इंडस प्लेन, हड़प्पा, या फिर आप पाकिस्तान साइड की बात करो, तो वहां पर उनको जमीन के अंदर से एक ईंट मिली। उस ईंट को जब उसके बारे में समझा गया, पूछा गया, तो लोगों ने कहा कि इस ईंटों को जो जमीन के नीचे से निकलती हैं, हम इसको आज भी अपने घरों को बनाने के लिए यूज करते हैं। तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर लोगों ने उस शहर को पहले ही खत्म कर दिया था, वहां से ईंटें निकाल निकाल के। पर जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको लगा कि ये बहुत, इतनी हजारों साल पुरानी ईंटें अगर आज तक बच रही हैं, मतलब कि उस जमाने की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है कि किस तरह से ब्रिक्स को, ईंटों को बनाया जा सकता है, ये उन लोगों को कैसे पता। तो सब लोग सॉरी, तो सारे ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ये मान के चल रहे थे कि ये जो ईंटें हैं, दिस में करस्पॉन्ड टू द मॉडर्न टाइम पीरियड और अशोकन टाइम पीरियड, जो इससे बहुत बाद आएगी। अगर हम अशोकन टाइम पीरियड की बात करें, इट रफली करस्पॉन्ड्स टू 600 बीसी। अब हम कहां पर बात करें, 3000 बीसी, मतलब इसके 2400 साल बाद जो मॉडर्न एम्पायर बनेगा, जिसमें अशोक सबसे बड़ा राजा होगा। तो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि इस टाइम पीरियड की बात हो रही है, कि इसके पहले तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमारी जो इंडिया की हिस्ट्री है, हम मानते थे कि वैदिक एज से शुरू हुई है, जब वेदों को लिखा गया। वैदिक एज का टाइम पीरियड कौन सा है, 1000 बीसीई। तो पर जब ईंटें मिली और उसके ऊपर और स्टडी हुई, कार्बन डेटिंग की गई, तब हमें समझ में आया दैट इंडिया हैड अ वास्ट सिविलाइजेशन जो हजारों साल पुरानी है। जो दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इनके साथ ही वो एग्जिस्ट करती थी और उनसे बहुत ज्यादा बेहतर थी। अब जब हम ये कहते हैं कि उनसे बहुत ज्यादा बेहतर थी, इसका मतलब क्या है कि अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के एरिया की बात करें और इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियन, मेसोपोटामिया आज के टाइम में इराक को हम कहते हैं, इराक के अंदर जो सिविलाइजेशन थी उसको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहा गया है। तो अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के एरिया की बात करें, वो बड़ा था एज कंपेयर टू, अगर हम इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के दोनों के एरियाज को मिला दें, तब भी हड़प्पन सिविलाइजेशन बड़ी होगी। एट द सेम टाइम जब आप हिस्ट्री के चैप्टर को पढ़ोगे तो वहां पर इसी तरह से हर चीज डिफाइन की गई है कि बिगिनिंग कहां से हुई, ईंटें मिली थी, तो वहां से हमें सब कुछ समझ में आया। एंड एट द सेम टाइम अगर हम इनके सबसिस्टेंस की बात करें कि ये सिविलाइजेशन हमें समझ में आ गया कि मिली है, अब हम इस चैप्टर के अंदर इनके सबसिस्टेंस, मतलब कि ये गुजारा कैसे करते थे, इनका ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर करते थे, ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे हैं। जब आप ट्रेड एंड कॉमर्स इनका पढ़ोगे तो आपको वहां पर समझ में आएगा दैट दे हैड इंटरनेशनल ट्रेड विद दीज एरियाज ऑफ इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियन सिटीज। इनका इंटरनेशनल ट्रेड चलता था, इनके जो शहर बने हुए थे, जैसे आप मोहनजोदारो का आगे चल के एक सिटी लेआउट प्लान देखोगे, तो मोहनजोदारो का जब आप प्लान देखते हो तो आपको क्या समझ में आता है कि ये प्रॉपर वॉल्ड सिटी है, यहाँ पर दीवारें बनी हुई हैं। पूरे शहर को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक तो ये हिस्सा, द फर्स्ट वन बीइंग दिस एंड द सेकंड वन बीइंग दिस। ये सोशल हायरार्की को दिखाता है कि माना जाता है कि जो अमीर लोग थे, जो धनवान व्यक्ति थे, वो इस बड़े लेवल के ऊपर रहते थे, जहां पर बड़े बड़े घर हैं, पूरा जो घर है वो रेस प्लेटफॉर्म के ऊपर बना है। एंड ऑल ऑफ द कॉमन मासेस, जो आम जनता है, वो इस जगह के ऊपर रहती थी। तो हमें ये भी समझ में आया कि इस टाइम पीरियड के अंदर इनइक्वालिटी समाज में एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि इनके घर छोटे बड़े हैं, कुछ लोग रेस प्लेटफॉर्म के ऊपर रहते हैं। एंड एट द सेम टाइम हमें यह भी समझ में आया कि अगर पूरे मान लीजिए शहर को फोर्टिफाई करना है, दीवार बनानी है, तो उसके लिए कोई ना कोई रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, कोई सेंट्रल मैनेजमेंट चाहिए जो इन सब लोगों को केटर करती हो। हमारे को इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे पब्लिक स्पेसेस भी बने हुए मिले हैं। जैसे अगर हम ग्रेट बाथ की बात करें, एक स्विमिंग पूल टाइप का हमें एक चीज मिली है, जिसको हम ये मानते हैं कि एक तरह की ऑर्डिनेशन सेरेमनी थी। जैसे अगर आपने कभी क्रिश्चियनिटी में देखा हो कि जब भी कोई नोवाइस या फिर कोई ले पर्सन क्रिश्चियनिटी को ज्वाइन करता है, तो उसको पानी में डुबकी लगवाई जाती है, जिसको ऑर्डिनेशन सेरेमनी कहा जाता है, कि अब ये इस धर्म में शामिल हो गया। तो हम ये मानते हैं कि शायद वो जो स्विमिंग पूल इन्होंने बनाया था, वो उस चीज का कोई रिफ्लेक्शन हो कि वो अपने रिलीजियस राइट्स को प्रैक्टिस करते हो। तो हम यहाँ पर सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं। और ये क्यों है
कि हम इन सारी चीजों को देख के सिर्फ अंदाजा लगाते हैं, हम कभी भी पक्का से क्यों नहीं कह सकते कि यही हुआ होगा, बिकॉज इनकी जो लिटरेरी एविडेंसेस हैं, जो इनकी राइटिंग्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, जो भी हमें इनके बारे में समझ में आया कि इनकी रिटन लैंग्वेज क्या थी, सो दैट इज इन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर डायग्राम्स, सिंबल्स बने हुए हैं, कोई भी अल्फाबेट्स नहीं, और ये सिंबल्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू अपनी भाषा को लिखते थे। एंड टिल नाउ वी हैव फाउंड अराउंड 400 इमेजेस जिसके थ्रू ये अपनी भाषा को फॉर्म करते थे। एंड सिंस वी हैव नॉट बीन एबल टू डिसाइफर इट, हम इसको आज तक समझ नहीं पाए हैं कि इसमें लिखा क्या हुआ है, पर हमें जगह जगह के ऊपर रेफरेंसेस मिले हैं कि जहां पर इनके लिटरेरी एविडेंसेस देखे जा सकते हैं। तो उस वजह से सिंस वी कैन नॉट कोलैबोरेट कि जो हम देख के समझ पा रहे हैं, हमने जैसे यहाँ पर ये इमेज देखी, हम इस इमेज को देख के अंदाजा लगा रहे हैं कि इनका समाज कैसा होगा, इनकी मैनेजमेंट कैसे होगी, पॉलिटिक्स कैसी होगी, इकोनॉमी कैसे होगी, बट वी कैन नॉट से दैट कि यही होगा, क्योंकि हम इनकी राइटिंग एविडेंसेस को नहीं जान पाए हैं। इसी वजह से आज तक हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं कि ये खत्म कैसे हुई। जैसे खत्म होने के लिए भी बहुत सारी फैक्टरीज थ्योरीज दी गई हैं, जैसे डिक्लाइन थ्योरी है, नेचुरल माइग्रेशन थ्योरी है, वो सारा कुछ आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड आई होप कि मैंने आपको ओवरऑल आइडिया दिया होगा कि किस तरह से आपको चीजों को अप्रोच करना है। हम सिर्फ एक पिक्चर को देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से चीजों को मूव किया होगा, क्या क्या हो सकता है। सो दिस इज समथिंग जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आप इस पहले एनसीईआरटी सूत्रा सीरीज के अंदर पढ़ोगे। आपको हिस्ट्री का एनसीईआरटी चैप्टर भी दिया हुआ है, आपकी वीडियो साथ में अटैच होगी। सो आई होप दैट यू विल मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको हिस्ट्री से जुड़ी हुई या फिर ओवरऑल अगर आपको यूपीएससी प्रिपरेशन से जुड़ी हुई सहायता चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो बाय द नेम ऑफ यूपीएससी विद कंवल बवेजा। वहां पर आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर राइटिंग मिल जाएगी कि अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हो हिस्ट्री की और अपने आंसर्स को एक क्वालिफाइड पर्सन के थ्रू चेक करवाना चाहते हो, सो दिस इज वन टेलीग्राम चैनल दैट यू मस्ट ज्वाइन टू। एंड एट द सेम टाइम हिस्ट्री के जितने भी यूपीएससी के नोट्स हैं हर सब्जेक्ट के, वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। सो आई हैव बिल्ड दैट प्लेटफॉर्म एज अ फ्री काइंड इनिशिएटिव, ताकि ज्यादातर बच्चों की मदद हो सके एंड हिस्ट्री के अंदर उनका इंटरेस्ट जा सके, क्योंकि ये हिस्ट्री ही है जो आपको सब सारे सब्जेक्ट समझाएगी। जब आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हो, आप उनकी सोसाइटी, उनकी इकोनॉमी, उनकी पॉलिटी, आप हर चीज के बारे में पढ़ोगे। तो हिस्ट्री कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, ये हिस्ट्री हमारे इतिहास की बात है कि आज जो हम आज खड़े हैं, इसके पहले जो भी टाइम में हुआ, जिसकी वजह से आज हम यहां तक पहुंच पाए, ये उस सारे टाइम की कहानी है। और उस टाइम के अंदर हर युग की, हर टाइम पीरियड का अपना पॉलिटी, अपनी इकोनॉमी, अपनी ज्योग्राफी, अपनी सोसाइटी, सब कुछ होगा। तो जो भी बच्चा हिस्ट्री को ढंग से समझता है, वो हर सब्जेक्ट को बहुत ढंग से समझ सकेगा। सो दिस इज वन थिंग दैट यू मस्ट केयर अबाउट। एंड जब आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हो, आपका परसेप्शन भी इसी तरह से होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम जब भी आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हो, आपको फॉर द फर्स्ट रीडिंग कभी भी रट्टा मारने की कोशिश नहीं करनी कि मैं सब चीजों को रट लूं। दैट विल नॉट बेनिफिट यू। क्यों? क्योंकि यूपीएससी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दे आर मोर ऑफ अ कंसेप्चुअल काइंड। कंसेप्ट्स वो आपसे पूछेंगे, आपको जो रटाफिकेशन या फिर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत कम आएंगे। तो आपको उनके लिए अपना दिमाग खराब नहीं करना, आपको पहले हर चीज समझने की कोशिश करनी है। मान लीजिए आपने पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझ लिया कि इसमें हो क्या रहा है, तो उसके बाद मान लीजिए सर्टेन पॉइंट है जो रट्टा मारने, तो हमारा काम बहुत कम रह जाएगा। नहीं तो अगर आप हर चीज को रट्टा मारने की कोशिश करेंगे, सो दैट विल बी अ वेरी हाई बर्डन ऑन यू। आपको जो आप इस यूपीएससी की तैयारी को करते हो, आपको जो चीज सबसे पहले ध्यान में रखनी है वो ये है कि इस पेपर को, इस सब्जेक्ट को अप्रोच किस तरह से करना है, किया किस तरह से जाता है। ये स्कूल वाली हिस्ट्री नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि ये स्कूल वाली हिस्ट्री नहीं है कि ये राजा है, अगला राजा, अगला राजा। दिस इज नॉट समथिंग लाइक दैट। यू नीड टू रिमेंबर दैट दिस इज हिस्ट्री फॉर यूपीएससी। जनरल स्टडीज के हिसाब से आपको टाइम पीरियड्स को समझना है। तो बस इस चीज को ध्यान में रखना, रट्टे नहीं मारने, मेमोराइज नहीं करना। रटाफिकेशन नहीं है कि मैं हर चीज रट लूं जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। Your basic purpose for the first and second reading should be that you must understand the time period and the concepts are over there. एंड आई होप कि आपको ये डे 1 का पूरा जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। डे 2 के अंदर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। एंड आई होप दैट यू विल मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस सीरीज। थैंक यू सो वेरी मच।